बच्चों हम हमारा 4th चैप्टर पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का सिद्धांत पढ़ रहे थे, जिसके लास्ट वीडियो में हमने बाजार पूर्ति की चर्चा की थी। हमने बात की थी कि जो व्यक्तिगत फर्मों के द्वारा जो पूर्ति की जाती है उसके योग को हम कहते हैं बाजार पूर्ति। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि जो व्यक्तिगत फर्मों के जो पूर्ति वक्र है उसके योग समस्तरीय योग के द्वारा हम बाजार पूर्ति वक्र ज्ञात करते हैं, और हमने उदाहरण की सहायता से और डायग्राम की सहायता से इसे आसानी से समझा था। आशा है कि आपने सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट कर ली होगी, डायग्राम्स बना लिए होंगे और उसको याद भी कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पूर्ति की कीमत लोच का अध्ययन करते हैं। हमने मांग की कीमत लोच पढ़ी थी 2nd चैप्टर में। यदि आपने पढ़ा था तो आपको पूर्ति की कीमत लोच आसानी से समझ में आ जाएगी। यदि आपने मांग की कीमत लोच नहीं पढ़ी तो पहले उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप पूर्ति की कीमत लोच पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, तो पूर्ति की कीमत लोच क्या होती है? तो बच्चों हमने मांग की कीमत लोच में जिस प्रकार से पढ़ा था कि यदि कीमत में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन किया जाता है तो मांग मात्रा में भी क्या होता है? आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन, और उसके अनुपात को हम कहते हैं मांग की कीमत लोच। तो वैसा ही यहाँ पर सेम है कि यदि कीमत में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन किया जाता है जिसके फलस्वरूप पूर्ति मात्रा में भी क्या हो जाता है? आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन, इसके अनुपात को हम कहते हैं पूर्ति की कीमत लोच। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही देखेंगे कि पूर्ति की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी पूर्ति मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को मापती है। हमने ये पढ़ा था कि कीमत यदि परिवर्तित होती है तो पूर्ति मात्रा भी क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। कीमत बढ़ती है तो पूर्ति मात्रा बढ़ जाती है, यदि कीमत घटती है तो पूर्ति मात्रा घट जाती है। लेकिन कीमत के बदलने से पूर्ति मात्रा कितनी बदलेगी, उस अनुपात को हम मापते हैं पूर्ति की कीमत लोच में, कि कीमत में होने वाले आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन का हम पूर्ति मात्रा में होने वाले आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन के हिसाब से देखते हैं, तब हम ज्ञात करते हैं पूर्ति की कीमत लोच। ये दोनों का अनुपात होती है, जैसे कि आप फॉर्मूले में देख पा रहे हैं ES, इसे लिखते हैं पूर्ति की कीमत लोच को ES, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पूर्ति की लोच अर्थात पूर्ति की कीमत लोच भी इसे कहते हैं। पूर्ति मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से पूर्ति मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं पूर्ति की कीमत लोच। इसे मापने के लिए हम क्या करते हैं? पूर्ति मात्रा में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक पूर्ति, कीमत में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक कीमत। ये हमने किस तरीके से निकाला कि पूर्ति मात्रा में जो होने वाला प्रतिशत परिवर्तन है उसको हम ये देखते हैं पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन को निकालना यदि आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से आता होगा कि पूर्ति मात्रा में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक पूर्ति, जो प्रारंभिक पूर्ति है वो, और मल्टीप्लाई 100। आ रहा है बच्चों समझ में? यदि हम इसको बटे में फिर क्या लिखते हैं? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कैसे लिखेंगे? कीमत में परिवर्तन और प्रारंभिक कीमत बटे में प्रारंभिक कीमत मल्टीप्लाई 100, क्योंकि यहाँ प्रतिशत परिवर्तन की बात की है इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई किया है। अब हम इन दोनों को यदि काट देते हैं, 100 से 100 क्या हो गए? कट गए। तो हमारा बचा पूर्ति मात्रा में परिवर्तन और प्रारंभिक पूर्ति, और डिवाइड बाय क्या हो गया? कीमत में परिवर्तन और प्रारंभिक कीमत। आ रहा है बच्चों समझ में? अब हम इसको क्या कहते हैं? अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो डेल्टा क्यू क्या है? पूर्ति मात्रा में होने वाला परिवर्तन, और Q प्रारंभिक पूर्ति, फिर डेल्टा P कीमत में होने वाला परिवर्तन, और P प्रारंभिक कीमत। तो डेल्टा Q में हम किसका भाग लगा रहे हैं? Q का, डेल्टा P में और P का। तो डेल्टा Q बटे Q, तो ये तो हो गया हमारा क्या? पूर्ति मात्रा में होने वाला परिवर्तन, और ये हो गया हमारा कीमत में। हम इसका इस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं, डेल्टा Q बटे डेल्टा P मल्टीप्लाई P बटे में Q। ये हमारा हो गया पूर्ति की कीमत लोच को मापने की आनुपातिक या प्रतिशत विधि और इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला वही है जो कि हमने मांग की लोच को मापने की आनुपातिक और प्रतिशत विधि में किया था। अंतर केवल इतना है कि वहां पर डेल्टा Q क्या थी? मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन। यहाँ पर डेल्टा Q क्या है? पूर्ति मात्रा में होने वाला परिवर्तन। वहां पर Q क्या थी? प्रारंभिक मांग। यहाँ पर Q क्या है? प्रारंभिक पूर्ति। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखा भी है कि डेल्टा Q पूर्ति मात्रा में होने वाला परिवर्तन, डेल्टा P कीमत में होने वाला परिवर्तन, P प्रारंभिक कीमत और Q प्रारंभिक पूर्ति मात्रा। यह पूर्ति लोच मापने की कौन सी विधि है? आनुपातिक या प्रतिशत विधि है।
आगे बच्चों समझ में। अब इसके एक सवाल के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, मांग की जो पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है उदाहरण, माना क्रिकेट गेंद की कीमत कितनी है, 10 रुपए। हम यहाँ P और यहाँ पर Q लिख देते हैं ताकि कि सवाल को करने में हमारे आसानी रहे कि 200 क्रिकेट गेंदों का उत्पादन किया जाता है 10 रुपए कीमत पर। 10 रुपए कीमत पर उत्पादन कितना हो रहा है, 200। ठीक है, जब गेंद की कीमत बढ़कर कितनी हो जाती है, 30 रुपए, गेंद की कीमत बढ़कर कि 30 रुपए हो गई, तो गेंद का उत्पादन भी बढ़ा दिया जाता है और कर दिया जाता है 1000। कीमतें बढ़ने पर पूर्ति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वही चर्चा की थी। तो 10 से जब 30 कीमत हो गई तो उत्पादन भी 200 से बढ़कर कितना हो गया, 1000 रुपए। तो हमें यहाँ ज्ञात करनी है पूर्ति की कीमत लोच। तो सबसे पहले हम लगाएंगे उसका फॉर्मूला जो कि हमने अभी पढ़ा है, डेल्टा Q बटे डेल्टा P। यही फॉर्मूला किसका होता है, मांग की कीमत लोच का। ठीक है, तो अब हमें देखना है जो डेल्टा Q कितना है, Q कितना परिवर्तन हुआ है, 200 से 1000 हो गया अर्थात 800 का परिवर्तन हो गया। ठीक है, डेल्टा P 10 से 30 अर्थात कितने का परिवर्तन हो गया, 20 का। P प्रारंभिक कीमत कितनी है, 10, और प्रारंभिक मांग मात्रा कितनी है, पूर्ति मात्रा कितनी है, 200। ठीक है, हम इसको काट के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 4 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ES बराबर यहाँ पर हमारी आ गई 2। पूर्ति की कीमत लोच कितनी आ गई हमारी, 2। इस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना है और 2 यहाँ पर पूर्ति की कीमत लोच आ गई है। आगे बच्चों समझ में। अब हम आगे देखते हैं कि जब पूर्ति वक्र ऊर्ध्व स्तरीय होता है तो कीमत की प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील है, अर्थात पूर्ति की लोच क्या होती है, शून्य। जैसे हमने मांग की कीमत लोच में पढ़ा था कि क्या होता है कि कीमत कितनी परिवर्तित हो जाए लेकिन मांग मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही कीमत चाहे कितनी परिवर्तित हो जाए पूर्ति मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पूर्ति वक्र कैसा होगा, y अक्ष के समानांतर, या फिर हम कह सकते हैं ऊर्ध्व स्तरीय। ऐसी स्थिति में जो पूर्ति की लोच वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। जैसे ये डायग्राम ये है, यहाँ पर P अलग अलग कीमत है, P है, P1 है, P2 है, लेकिन जो पूर्ति मात्रा है वो क्या रहती है, Q। अर्थात y अक्ष के समानांतर जब पूर्ति वक्र होता है तो कीमत के परिवर्तन होने पर पूर्ति वक्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्ति वक्र कैसा हो जाता है, ऊर्ध्व स्तरीय हो जाता है। तो यहाँ पर जो पूर्ति की लोच है वो कितनी होगी, शून्य होगी। ठीक है बच्चों, जब पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल का है तो क्या होता है, कीमत में वृद्धि के साथ पूर्ति में वृद्धि होती है, अर्थात पूर्ति लोच भी कैसी होती है, धनात्मक होती है। जैसा कि पूर्ति वक्र होता है धनात्मक ढाल का कि कीमत में यदि वृद्धि होती है तो पूर्ति मात्रा में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। P से कीमत P1 हुई तो पूर्ति मात्रा Q1 हो गई, P से कीमत P1 से P2 हुई तो पूर्ति मात्रा Q2 हो गई, अर्थात ऐसा पूर्ति वक्र। तो ऐसे में क्या है, पूर्ति लोच कैसे होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि धनात्मक ढाल का क्या है, यहाँ पर पूर्ति वक्र है। पूर्ति लोच भी धनात्मक होती है। मांग की कीमत लोच के समान पूर्ति की लोच भी इकाइयों से स्वतंत्र है। जैसे मांग की कीमत लोच पर इकाइयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे पूर्ति की कीमत लोच भी इकाइयों से स्वतंत्र होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है वो है पूर्ति की कीमत लोच मापने की ज्यामिति विधि। जैसे कि हमने मांग की कीमत लोच मापने की बिंदु विधि, ज्यामिति विधि का अध्ययन किया था, विभिन्न बिंदुओं पर देखा था कि मांग की कीमत लोच क्या होती है, वैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे कि पूर्ति की कीमत लोच की ज्यामिति विधि क्या होती है। तो बच्चों, जो पूर्ति की कीमत लोच की ज्यामिति विधि है वो उससे यदि हम पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि पूर्ति वक्र का उद्भव कहाँ से है, अर्थात पूर्ति वक्र स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसके आधार पर हम पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंशिएट करना आप थोड़ा सा समझ लेना कि मांग की कीमत लोच कैसे ज्ञात की थी और पूर्ति की कीमत लोच कैसे ज्ञात की है, पूर्ति की कीमत लोच की ज्यामिति विधि कौन सी है और मांग की कीमत लोच की ज्यामिति विधि कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि इस विधि के अनुसार पूर्ति की लोच पूर्ति वक्र के उद्गम पर निर्भर करती है। पूर्ति वक्र शुरू कहाँ से होता है। इस विधि में पूर्ति की लोच की 3 संभावित स्थितियों की कल्पना की जा सकती है। अब हम यदि पूर्ति की लोच ज्ञात कर रहे हैं, जैसे उसमें हमने 5 ज्ञात की थी मांग की कीमत लोच की ज्यामिति विधि में, यहाँ पर 3 स्थितियां संभव है। इन 3 स्थितियों में अलग अलग पूर्ति की लोच आती है और वो डिपेंड करता है कि पूर्ति वक्र कहाँ से शुरू हो रहा है। तो जो सबसे पहली जो स्थिति है जिसमें कि पूर्ति की जो कीमत लोच है वो इकाई के बराबर होती है, तो उसमें पूर्ति वक्र कहाँ से शुरू होता है, जो मूल बिंदु है वही उसका क्या होता है, उद्भव केंद्र होता है। पूर्ति की इकाई लोच जहाँ पूर्ति 1 के बराबर होती है, जब पूर्ति वक्र मूल बिंदु से शुरू होता है तो पूर्ति लोच क्या होती है, इकाई के बराबर होती है।
ये हमारा पूर्ति वक्र है, ये मूल बिंदु से शुरू हो रहा है। यहाँ पर हमने मान लिया P0 कीमत है, यहाँ Q0 क्या है, मांग पूर्ति मात्रा है। तो ये जो मान लिया यही O बिंदु है और यही इसका M उद्भव बिंदु है। ये हमारा S पूर्ति वक्र है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ OQ0 और जो उद्भव बिंदु वाला MQ0 है, दोनों क्या है, बराबर है। हम ये कह सकते हैं MQ0 बराबर OQ0। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मांग की लोच क्या है, इकाई के बराबर। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ये जो MQ0 और OQ0 दोनों क्या है, बराबर है, दोनों का अनुपात बराबर है। तो यहाँ पर जितना कीमत में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, उतना ही पूर्ति मात्रा में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए पूर्ति की कीमत लोच इकाई के बराबर है। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं, इकाई से अधिक लोच, कि इकाई से अधिक लोच कब होती है। तो बच्चों आपको पहले इसके लिए समझना जरूरी है, जो कि आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा, कि जो ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। तो ये एक्स अक्ष का कौन सा भाग है, धनात्मक भाग, ये एक्स अक्ष का ऋणात्मक भाग है, ये वाई अक्ष का धनात्मक भाग है और ये वाई अक्ष का ऋणात्मक भाग है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि जो पूर्ति वक्र है उसका मूल बिंदु कहाँ से शुरू होता है। तो जब धनात्मक ढाल वाला पूर्ति वक्र कैसे ढाल का है, धनात्मक, जो कि वाई अक्ष के तो धनात्मक भाग से शुरू होता है और एक्स अक्ष के ऋणात्मक भाग पर काटता है, तो पूर्ति की लोच क्या होती है, इकाई से अधिक होती है। ठीक है, तो एक्स अक्ष का ऋणात्मक भाग मतलब ये और वाई अक्ष का धनात्मक भाग मतलब ये। तो क्या है, ये हमारा पूर्ति वक्र है, ये हमारा एक्स अक्ष का कौन सा भाग है, ऋणात्मक भाग। तो एक्स अक्ष के ऋणात्मक भाग से शुरू होता हुआ पूर्ति वक्र क्या करता है, जो वाई अक्ष है उसके धनात्मक भाग पर काटता है। तो पूर्ति की लोच इकाई से अधिक होती है। ये हमारा O बिंदु, यहाँ हम मान लेते हैं P0 और ये Q0 और ये हमारा उद्भव बिंदु M। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो MQ0 है बटे में OQ0 है, MQ0 बटे में OQ0। लोच ज्ञात करने के लिए यही सूत्र लगाते हैं, MQ0 बटे में OQ0। तो हम क्या देख रहे हैं, जो MQ0 है वो अधिक है किससे, OQ0 से। इसीलिए जो मांग की लोच है वो इकाई से क्या होती है, पूर्ति लोच क्या होती है, इकाई से अधिक होती है। आ रहा है बच्चों समझ में। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, एक्स अक्ष के तो ऋणात्मक भाग से शुरू हो रहा है और वाई अक्ष के धनात्मक भाग पर काट रहा है। तो जो पूर्ति लोच है वो इकाई से अधिक है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है जो काट रहा है, जहाँ पर वो क्या है, MQ0 अधिक है OQ0 से। आगे बच्चों समझ में। तो इस तरीके से इकाई से अधिक पूर्ति लोच होगी। अब जो तीसरी जो कंडीशन है वो है इकाई से कम लोच। वो इकाई से कम लोच क्या होती है, अब इसमें हम उल्टा कर देंगे कि एक्स अक्ष के तो धनात्मक भाग पर और वाई अक्ष के किस पे, ऋणात्मक भाग पर काटता हुआ जब पूर्ति वक्र होता है तो क्या होती है, पूर्ति की लोच कैसी होती है, इकाई से कम होती है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, आपको ध्यान रखना है कि कब तो धनात्मक भाग पर काटता है और किसके ऋणात्मक भाग पर काटता है। तो यहाँ पर ये लिखा है, जब धनात्मक ढाल वाला पूर्ति वक्र वाई अक्ष के ऋणात्मक भाग से तो शुरू होता है और एक्स अक्ष के धनात्मक भाग पर काटता है, तो पूर्ति की लोच क्या होती है, इकाई से कम होती है। तो हम इसे भी याद कर लेते हैं। वाई अक्ष के ऋणात्मक भाग से शुरू होता है, तो वाई अक्ष का ऋणात्मक भाग कहाँ है, नीचे की साइड आएगा और ये एक्स अक्ष का धनात्मक भाग है। ठीक है, ये हमारा एस वक्र है, ये P0 और ये हो गया हमारा Q0। ठीक है, ये यहाँ से है तो ये है O और ये हो गया काटने वाला बिंदु M। तो अब हम क्या देख रहे हैं, MQ0 बटे में OQ0। ये हमारा क्या होता है, लोच ज्ञात करने का सूत्र हो गया, MQ0 और OQ0। तो हम क्या देख रहे हैं, जो MQ0 है वो OQ0 की तुलना में क्या है, कम है। तो हम ये कह सकते हैं कम है किसकी तुलना में, OQ0 की तुलना में। इसीलिए पूर्ति लोच इकाई से क्या होती है, कम होती है। आगे बच्चों समझ में। तो इस तरीके से हम पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात करते हैं। ये तीन स्थितियां ज्यामिति विधि की है, जिसमें हमने इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और इकाई से कम लोच ज्ञात की। तो आगे बच्चों समझ में। इसी के साथ आपका चैप्टर एंड होता है। इस पार्ट में हमने पूर्ति की कीमत लोच माप को ज्ञात करने का सूत्र देखा आनुपातिक और प्रतिशत विधि के हिसाब से, और उसके बाद हमने पूर्ति की कीमत लोच की ज्ञात की ज्यामितीय विधि के हिसाब से। यहाँ पर आपका चैप्टर एंड होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, और आपको आसानी रहे इसीलिए पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जो पूर्ति की जो कीमत लोच हमने ज्ञात की है
उसके जो फॉर्मूला है उसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, उदाहरण भी नोट करना है और भी उदाहरण आपको सॉल्व करके देखने हैं। साथ में जो ज्यामिति विधि के द्वारा सॉल्व की है इसके डायग्राम्स बनाने हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखना है और इसको याद भी रखना है और मेरे साथ बने रहना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। थैंक यू।